नमस्कार। भारत का सर्वसाधारण वर्ग ही नहीं बल्कि विद्वान वर्ग भी यह मानता है कि भारत में आध्यात्मिक उन्नति तो हुई, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में भारत पीछे ही रहा और पश्चिम को इस ज्ञान के प्रस्फुटित होने का श्रेय देता है। हमारे ही देश में सभी लोगों का की ये मानता है कि वैज्ञानिक खोजें पश्चिम से आरंभ हुई, लेकिन समय के साथ साथ सभी को यह पता लगने लगा है कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में भी कभी पीछे नहीं रहा। भारत में ही ईसा पूर्व से विभिन्न वैज्ञानिक जन्म लेते रहे और इस देश का नाम रोशन करते रहे। जब गणनाएं दूरबीन के आधार पर होती थी तब तो माना जाए, लेकिन जब दूरबीन थी ही नहीं उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने खगोल शास्त्र में, गणित में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। उनमें से हमारे कणाद ऋषि जो होते हैं भौतिकी विज्ञान के, वो प्रणेता थे। भौतिकी का उन्हें ज्ञान था। 1300 वर्षों से जापान उनके नियमों के आधार की खोज कर रहा है। उनके बनाए गए सूत्रों को रिसर्च में डालकर अध्ययन कर रहा है। ऐसे ही अनेक वैज्ञानिक हमारे यहाँ पर हुए। प्राचीन भारत में न केवल गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में ही अनेक नए आविष्कार कर विश्व की ज्ञान संपदा को समृद्ध किया, बल्कि रसायन शास्त्र जैसे क्षेत्र में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। नागार्जुन ऐसे ही एक सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। बालक नागार्जुन जन्म से ही अत्यंत प्रभावशाली थे और शीघ्र ही उन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। बड़े होकर वे श्रीपुर के विद्यालय में, जो आजकल सिरपुर नामक गांव मात्र रह गया है, अध्ययन करने चले गए। नागार्जुन ने यहाँ बौद्ध दर्शन का अध्ययन किया और बौद्ध मत में दीक्षित हो गए। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे इसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गए। उन दिनों महाकौशल में भीषण अकाल पड़ा। 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वहाँ के राजा ने नागार्जुन की मदद मांगी। अब वो रसायनवेत्ता तो थे ही, उन्होंने इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करना आरंभ किया और कुछ दिन के लिए एकांतवास में चले गए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने राजा को संदेश भिजवाया कि उनके राज्य में जितना भी तांबा हो वे उसे एकत्र करवाकर उनके आश्रम में भिजवा दें। और राजा ने वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद नागार्जुन ने जब उन्हें आश्रम में बुलवाया तो उनके सामने सोने का विशाल अंबार लगा हुआ था। नागार्जुन ने कहा, इस सोने को ले जाकर अन्य देशों में बेचकर अन्न खरीदकर प्रजा में बांटिए। इस प्रकार नागार्जुन ने रसायन शास्त्र की अपनी विशेष प्रतिभा के बल पर इस समस्या का समाधान किया। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। इस क्षेत्र में रचित उनके प्रमुख ग्रंथ हैं आरोग्य मंजरी, कक्ष पुत्र तंत्र, योगसार, योगाष्टक। उन्होंने पारे को शोधकर उसका भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की और विभिन्न धातुओं की मारण विधि का वर्णन भी किया। नागार्जुन एक महान दार्शनिक थे। उनका दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय उन्हीं को है। उनकी विद्वता के कारण उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया गया। इतना ही नहीं, कश्मीर में हुई अखिल विश्व बौद्ध महासंघ की अध्यक्षता भी उनसे करवाई गई। आंध्र प्रदेश ने कृष्णा नदी पर बने विशाल बांध का नामकरण उनकी स्मृति नागार्जुन सागर रखा। चरक महान आयुर्वेदाचार्य थे। ऐसी मान्यता है कि वे कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के राज्य वैद्य थे। कनिष्क प्रथम का काल सन 200 ईस्वी का है, अतः अनुमान है कि आयुर्वेदाचार्य चरक का जन्म ईसा से 200 वर्ष बाद अर्थात लगभग 257 विक्रम संवत के आसपास हुआ।
ये शल्य क्रिया के जनक सुश्रुत और व्याकरणाचार्य पतंजलि से पूर्व हुए थे। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलना। इन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि जगह जगह घूमकर जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे। चरक अद्वितीय प्रतिभा से संपन्न थे। इसी कारण उस काल के विद्वानों ने उन्हें शेषनाग का अवतार माना। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। चरक संहिता मूल में संस्कृत में लिखी गई थी। अब इसका हिंदी अनुवाद भी कर लिया गया है। आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसलिए आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में भी इसे सम्मिलित किया गया है। आयुर्वेदाचार्य चरक की धारणा थी कि चिकित्सक के लिए ज्ञानी एवं विद्वान होना आवश्यक नहीं, इतना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसे दयावान और सदाचारी भी होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चरक संहिता में उन प्रतिज्ञाओं का भी उल्लेख किया जो चिकित्सक बनने के पहले ली जाती हैं। इन प्रतिज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक चिकित्सक के लिए आवश्यक माना जाता है। आयुर्वेद में चरक का योगदान अभूतपूर्व है, इसीलिए उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का महान सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया है। चरक संहिता का अनुवाद अरबी और यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया है। शल्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है शरीर की पीड़ा। इस पीड़ा का निवारण करना ही शल्य क्रिया कहलाती है। अंग्रेजी में इसे सर्जरी या ऑपरेशन कहते हैं। सामान्यतः यह भ्रम है कि शल्य क्रिया का प्रारंभ यूरोप में हुआ, पर हमारे देश में यह प्राचीन काल से ही अत्यंत विकसित अवस्था में थी। शल्य क्रिया के क्षेत्र में सबसे प्रमुख नाम महर्षि सुश्रुत का है। ये एक प्रसिद्ध और कुशल चिकित्सक थे। सुश्रुत ही वे प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। सुश्रुत महान ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। ऋषि विश्वामित्र भी एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना कर डाली थी। सुश्रुत द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता है। कहा जाता है इस ग्रंथ में स्वर्ग में देवताओं के सुपूजित वैद्यराज धन्वंतरी के उन उपदेशों का संग्रह है जो उन्होंने सुश्रुत को दिए थे। शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत संहिता को आज भी प्रामाणिक माना जाता है। प्लास्टिक सर्जरी को आजकल चिकित्सा विज्ञान की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसका श्रेय लेते हैं, पर सुश्रुत ने अपने इस ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख सैकड़ों साल पहले ही कर दिया था। इस पद्धति में नाक, कान, ओंठ, चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए उस स्थान का मांस हटा दिया जाता था अथवा शरीर के किसी और अन्य हिस्से से मांस लेकर वहां लगाया जाता था और उसे सुंदर बनाया जाता था। इस पद्धति का सहारा लेकर ही प्राचीन काल में लोग अपना रूप बदल लेते थे। सुश्रुत की इस पद्धति का अनुसरण यूरोप ने किया। आज यह विश्व भर में प्रचलित हो गई है। महर्षि सुश्रुत अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रिया विधि से पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों और फलों पर करवाते थे। यह अभ्यास पूरा हो जाने पर वो मुर्दा शरीर पर इसका अभ्यास करवाते थे। महर्षि सुश्रुत शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों और यंत्रों का आविष्कार कर चुके थे। इनमें अनेक औजारों का आज भी प्रयोग किया जाता है। भारत की कीर्ति को बढ़ाने में सुश्रुत का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने सुश्रुत संहिता का लिखी, जिसका अनुवाद अरबी और यूनानी भाषा में भी किया गया है। आर्यभट्ट का जन्म विक्रम संवत 533 सन 476 में हुआ। यह समय भारत का स्वर्ण युग था। मगध शासक गुप्त साम्राज्य के निर्देशन में समूचा भारत बहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर था। आर्यभट्ट का जन्म स्थान पटना था। आर्यभट्ट सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। खगोल विज्ञान पर भी उनका अच्छा अधिकार था। आर्यभट्ट त्रिकोणमिति के भी आविष्कार करता थे। उन्होंने त्रिकोणमिति के लिए अनेक सूत्रों की खोज की। आर्यभट्ट वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने गणित में पाई का प्रयोग किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम अनेक सारणियों का भी प्रयोग किया। उनके द्वारा प्रतिपादित सूत्र एवं नियम वर्तमान गणित के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं।
आर्यभट्ट ने ही विश्व को पहली बार बतलाया कि पृथ्वी का आकार गोल है और यह अपने कक्ष के चारों ओर घूमती है, अर्थात अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। उन्होंने गणित को वो सूत्र दिए जिनसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वृत्त, शंकु, घन, गोले इत्यादि का क्षेत्रफल सहज ही ज्ञात किया जा सकता है। आर्यभट्ट के द्वारा समस्त शोधों का वर्णन निम्नलिखित 3 ग्रंथों में मिलता है। आर्यभट्टीय, दशगीतिका और तंत्र। भारत शासन ने इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम पर पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। वराहमिहिर का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैनी नामक नगर में हुआ था। इनका जन्मकाल 499 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 556 के आसपास अनुमानित किया जाता है। इनका नाम वराह कैसे पड़ा, इसकी एक मनोरंजक कथा है। कहा जाता है एक बार ये उज्जैनी सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में गए। वे ज्योतिषी तो थे ही, अतः राजा ने उन्हें अपने जन्म कुंडली दिखाई। राजा की जन्म कुंडली देखकर वे चिंतित हो गए। राजा ने जब इसकी चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में एक पुत्र प्राप्ति का योग है। किंतु क्या? राजा ने भावुकता से प्रश्न किया। किंतु यह पुत्र बड़े होने पर वराह द्वारा मार डाला जाएगा, ज्योतिषी ने सकुचाते हुए कहा। कालांतर में ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई, इसलिए उनका नाम वराहमिहिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सम्राट विक्रमादित्य इनके ज्योतिष के ज्ञान से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इनको अपने नवरत्नों में स्थान दिया था। विक्रमादित्य के नवरत्न निम्नलिखित बताए गए हैं: कालिदास, पैताल भट्ट, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, घर खरपर, वररुचि, वराहमिहिर, शंकु। वराहमिहिर महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के समकालीन, उनसे 23 वर्ष छोटे थे। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र पर अनेक नए शोध किए। इन्होंने ज्योतिष के अनेक ग्रंथों की रचना की। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांत है। वराहमिहिर ज्योतिष के साथ साथ खगोल विज्ञान के भी महान ज्ञाता थे। इस शास्त्र को आजकल एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। पंच सिद्धांत के प्रथम खंड में खगोल विज्ञान पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला है। वराहमिहिर ने भी यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी का आकार गोल है और इस पर नदियां, पहाड़, पर्वत आदि फैले हैं। वराहमिहिर के समय में भारत और यूनान के बीच गहरी मित्रता थी। यूनानवासी विज्ञान में काफ़ी उन्नति कर रहे थे। वराहमिहिर जिज्ञासु और अध्ययनशील थे। उन्होंने यूनानी सभ्यता और यूनानी ज्योतिष का भी गहन अध्ययन किया। वराहमिहिर का वनस्पति शास्त्र पर भी अच्छा अधिकार था। उन्होंने पौधों में होने वाले विभिन्न रोगों और उनके उपचारों के क्षेत्र में बड़ा काम किया। उन्होंने पौधों का विभिन्न औषधि के रूप में प्रयोग कर भी अनेक शोध किए। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न इस महान ज्योतिषाचार्य का निधन लगभग 644 विक्रम संवत अर्थात 587 ईस्वी सन के आसपास हुआ। गुप्त काल में इन ज्योतिषियों आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने इस बात की खोज कर ली कि नभमंडल में ग्रह प्रतिबिंबित प्रकाश से चमकते हैं। वे पृथ्वी की अपनी धुरी पर दैनिक चाल से भी अवगत थे। ऐसे थे हमारे महान विज्ञानाचार्य। भास्कराचार्य का जन्म विक्रम संवत 1171 तदनुसार ईस्वी सन 1114 में हुआ। इनका जन्म स्थान कुछ लोग कर्नाटक के बीजापुर को मानते हैं। भास्कराचार्य के पिता का नाम महेश्वर था। वे गणित के प्रकांड पंडित थे। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का तात्पर्य है कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय वैज्ञानिक न्यूटन को दिया जाता है। न्यूटन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1686 ईस्वी में किया, पर भास्कराचार्य ने तो 500 वर्ष पूर्व ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया था। भास्कराचार्य की प्रसिद्धि एक महान गणितज्ञ तथा खगोल वैज्ञानिक के रूप में की हुई है। उनके प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का अंश लीलावती गणित के क्षेत्र में एक महान उपलब्धि मानी जाती है। लीलावती उनकी पुत्री का नाम था। इसे वे बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए इस ग्रंथ को उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर समर्पित कर दिया।
लीलावती छंदों में लिखा गया पद्यात्मक ग्रंथ है। इनके लिखे दो ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध हुए। पहला ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, दूसरा सूर्य सिद्धांत। सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में है। ये 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय। भास्कराचार्य गणितज्ञ होने के साथ ही एक महान ज्योतिषी भी थे। उनके समय में दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, फिर भी आश्चर्य होता है कि उन्होंने कैसे ग्रहों, नक्षत्रों इत्यादि का अध्ययन कर उनकी स्थितियों से ज्योतिषियों को अवगत कराया होगा। ग्रहों के अध्ययन में वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उन्हें भोजन करने और विश्राम करने का भी याद नहीं रहता था। भास्कराचार्य एक महान खगोल शास्त्री भी थे। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कर्ण कुतूहल है। भास्कराचार्य के समय में भारत बड़ी विषम परिस्थिति से गुजर रहा था। उस समय उत्तर पश्चिम से भारत पर मुगलों का आक्रमण हो रहा था। ऐसे अशांत वातावरण में गणित और ज्योतिषी के क्षेत्र में नवीन शोध करने का दुस्साहसपूर्ण कार्य भास्कराचार्य ने किया। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की जो बाद में विश्व प्रसिद्ध हुए। भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा को पुनर्जागृत करने में भास्कराचार्य का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। इसलिए भारत सरकार ने अपने उपग्रह का नाम भास्कर रखा। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 को पूर्वी बंगाल के मेमनसिंह जिला के रारीखल गांव में हुआ। इनके पिता श्री भगवान चंद्र बोस एक डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। श्री जगदीश चंद्र बोस की प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हुई। विद्यार्थी जीवन काल में जगदीश चंद्र बोस ने रामायण और महाभारत के बंगला अनुवादों का अध्ययन किया और वह इन दोनों महाकाव्यों के प्रमुख पात्रों के साहस, वीरता और त्याग के प्रसंगों से विशेष प्रभावित थे। श्री जगदीश चंद्र बोस ने अपनी बीए 1877 में की। 1881 में उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड गए। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की डिग्री प्राप्त की, परंतु 1885 में श्री बोस वापस भारत आए और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में नौकरी आरंभ की। श्री जगदीश चंद्र बोस भौतिकी में विद्युत तरंगों के लिए तथा वनस्पति शास्त्र में पौधों में जीवन की अपनी खोजों एवं प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। जीव और निर्जीव के परस्पर संबंध को बताने के लिए भी डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी ये खोजें हार्टेज मार्कोनी लॉज की खोजों से कहीं अधिक उच्च स्तर की हैं। जीव विज्ञान में इनकी खोजें वास्तव में उनके बचपन के शौक का ही परिणाम रही। उन्होंने क्रिस्कोग्राफर पर पौधों पर गर्मी, विद्युत के झटकों और रसायनों के प्रभाव को दर्शाया। 24 नवंबर 1937 को भारत का यह वैज्ञानिक हृदयघात के फलस्वरूप परलोक को चले गए और 1945 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में एक टिप्पणी जोड़ी गई। डॉक्टर बॉस के अनुसंधान एवं खोजें अपने समय से इतनी आगे थी कि उस समय उनका सही मूल्यांकन नहीं हो सका। ऐसे महान थे जगदीश चंद्र बोस। श्रीनिवास रामानुजन का नाम संपूर्ण विश्व में अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ। उनके पिता श्रीनिवास अयंगार एक निजी कपड़े की दुकान में काम करते थे। उनकी माता कोमल अम्माल एक कुशाग्र बुद्धि की धार्मिक महिला थी। नागगिरी देवी की अनुकंपा से ही उनके घर में रामानुजम का जन्म हुआ। 5 वर्ष की आयु में रामानुजम ने ग्राम की शाला में प्रवेश किया। 2 वर्षों बाद उनका प्रवेश कुंभकोणम के टाउन हाई स्कूल में करवाया गया। गणित के प्रति रामानुजम की बचपन से ही रुचि थी। वे सदैव इस प्रश्न का समाधान खोजते कि गणित का सबसे बड़ा सत्य कौन सा है। रामानुजम की विलक्षण बुद्धि को देखकर उनके शिक्षक भी आश्चर्यचकित रह जाया करते। रामानुजम की आर्थिक दुरावस्था का सामना
सर्वविदित है, कई बार पेट भरकर भोजन भी नहीं मिलता था। हताश होकर वे कुंभकोणम छोड़कर मद्रास आ गए। 22 वर्ष की आयु पर उनका विवाह हो गया। 1911 में रामानुजम का 14 पृष्ठों का शोध पत्र और 9 प्रश्न शोध पत्रिका में प्रकाशित हुए। रामानुजम देवी के परम भक्त थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रामानुजम ट्रिनिटी कॉलेज के छात्रावास में रहने लगे। 1 अप्रैल 1914 को उनको 250 पाउंड की छात्रवृत्ति प्राप्त शुरू हो गई थी। 26 अप्रैल 1920 को कुल 33 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया था। विश्व प्रसिद्ध महान गणितज्ञ हार्डी ने उनकी मृत्यु पर लिखा था, रामानुजम एक महान व्यक्ति थे। श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली नामक नगर में हुआ। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक अध्यापक थे। माता का नाम पार्वती अम्मल था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा विशाखापट्टनम में हुई। यहाँ उनके पिता भौतिकी के प्राध्यापक पद पर नियुक्त थे। रमन बचपन से ही मेधावी थे। 12 वर्ष की ही अल्पायु में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। वोल्टेयर कॉलेज से इंटर करने के बाद रमन ने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में प्रवेश लिया। रमन पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 1906 में उन्होंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके लिए उन्हें अर्नी स्वर्ण पदक दिया गया। श्री रमन की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक खोज रमन प्रभाव है। इस खोज पर रमन को 1930 में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे एशिया में प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भौतिक विज्ञान में ये पुरस्कार मिला। यह भारत के लिए एक गौरव की बात थी। आपने रमन किरण का आविष्कार सन 1928 में 28 फरवरी को पूर्ण किया था। 28 फरवरी का दिन प्रतिवर्ष उन्हीं के सम्मान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1934 में रमन ने बंगलौर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। उन्होंने विभिन्न वाद्य यंत्रों, वीणा, मृदंग, तबला, वायलिन आदि की ध्वनियों का भी अध्ययन और सूक्ष्म विवेचन किया। अनेक परीक्षण किए। उनका व्यक्तित्व उनके कर्तव्य के समान ही महान था। 1948 में उन्होंने रमन इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसके निदेशक के पद पर आजीवन कार्य करते रहे। रमन इंस्टीट्यूट का वातावरण और उसका स्वरूप डॉक्टर सीवी रमन के सपनों का साकार प्रतिमा थी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने 1954 में भारत रत्न के सर्वोच्च अलंकरण से उन्हें सम्मानित किया। 21 नवंबर 1970 को नोबेल पुरस्कार विजेता इस वैज्ञानिक ने अपनी यह लीला समाप्त। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 में हुआ था। वे लाला रुचिराम साहनी और श्रीमती ईश्वरी देवी के द्वितीय पुत्र थे। उन दिनों में शाहपुर जिले पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में के भेरा नामक छोटे से कस्बे में रहते थे। 1908 के आरंभ में बीरबल अपने पिता के साथ तिब्बत के पास कोटगढ़ में गए। वहां उनकी मुलाकात स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्वेन हेडिन से हुई। अपनी खोज यात्रा पूर्ण कर वो वापस लौट रहे थे। 38 वर्ष के पश्चात डॉक्टर स्वेन हेडिन को अपनी पुरानी मुलाकात की उन्होंने याद दिलाई, जब वो वैज्ञानिक बन चुके थे। 1911 में बीरबल ने बीएससी की परीक्षा पास की। उनके पिता की इच्छा थी कि उनकी कुशाग्र और बुद्धिमान बेटा सरकारी प्रशासक बने। वे बीरबल के लिए भारतीय लोक सेवा की नौकरी चाहते थे, परंतु बीरबल की इच्छा कुछ और ही थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, मैं आपके निर्णय के विरुद्ध नहीं जा सकता, परंतु मैं वनस्पति शास्त्र के शोध कार्य में रुचि रखता हूँ। उनके पिता ने उनकी रुचि को स्वीकार किया और उन्हें वनस्पति शास्त्र की उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज भेजा। बीरबल वनस्पति शास्त्र में उच्च कोटि के वैज्ञानिक बने। बीरबल साहनी ने 1921 में कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर इंडियन बॉटेनिकल सोसाइटी की स्थापना करनी चाहिए। 1924 में वो इसके अध्यक्ष भी बने। कैम्ब्रिज में से वापस लौटकर 2 वर्षों में उन्होंने 1921 में इंडियन साइंस कांग्रेस की वनस्पति विभाग की अध्यक्षता की। फिर 1926 में उन्हें भूगर्भ विज्ञान अनुभाग की अध्यक्षता की। 1938 में साइंस कांग्रेस की रजत जयंती समारोह में उन्होंने पुनः वनस्पति शास्त्र विभाग की अध्यक्षता की।
1940 में साइंस कांग्रेस की अध्यक्षता करने का सम्मान प्राप्त हुआ। सत्येंद्रनाथ बोस एकमात्र भारतीय भौतिकविद हैं जिनका नाम आइंस्टाइन के साथ संबंध है। आइंस्टाइन ने बोस की प्रतिभा को तुरंत पहचाना और स्वयं वैज्ञानिक जगत में इस तथ्य को प्रकट किया, किंतु आइंस्टाइन भी बोस की पूर्ण शक्ति और प्रयोग क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर पाए, क्योंकि बोस के अनुसंधान कार्य और फर्मी द्वारा किए गए विकास से ही नाभिकीय भौतिकी के परमाणु कणों को दो भागों में विभक्त करना संभव हुआ। इन्हीं को बोस के नाम पर बोसोन और फर्मी के नाम पर फर्मियोन कहा गया। बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी माता का नाम अमोदिनी देवी, पिता का नाम सुरेंद्रनाथ बोस था। जब बोस एमएससी की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो 1914 में 20 वर्ष की आयु में उनका विवाह 11 वर्षीय उषावती घोष से हो गया। प्रोफेसर सत्येंद्रनाथ बोस सन 1944 में भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए और 1958 में उन्हें राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बोस द्वारा लिखित कई पुस्तकें प्रकाशित हुई। उनमें महत्वपूर्ण हैं लाइट क्वांटा स्टैटिस्टिक्स, अफीन कनेक्शन, कोएफिशिएंट्स। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर मैडम क्यूरी ने भी उन्हें अपनी प्रयोगशाला में आमंत्रित किया और 1924 से 25 तक एक वर्ष के लिए वे इस आमंत्रण पर पेरिस गए और एक्सरे और भौतिक विज्ञान से संबंधित समस्याओं पर मौलिक गवेषणाएं करते रहे। बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय में विज्ञान संकाय के अध्यक्ष भी रहे। बाद में विश्व भारती के कुलपति भी बने। अपनी मान्यताओं और सिद्धांतों के प्रति कठोर और कड़े रहते थे। डॉक्टर बसु का निधन 4 फरवरी 1974 को हुआ। उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी, परंतु मरते दम तक वो विज्ञान और धर्म के बीच सेतुबंध बनाने का काम करते ही रहे। मेघनाथ साहा भारत के महान वैज्ञानिक और यशस्वी शिक्षकों में गिने जाते हैं। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और भारत देश के गौरवशाली पुत्र थे। वे केवल भारत के ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक नहीं, बल्कि उनकी गिनती संसार के बड़े वैज्ञानिकों में होती थी। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पूर्वी बंगाल में ढाका जिले में शेवड़ा ताली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। वो बहुत ही गरीब परिवार में उत्पन्न हुए थे। अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। उनके पिता जगन्नाथ साहा अपने गांव में पंसारी की एक साधारण दुकान चलाते थे। उनकी आमदनी बहुत ही कम थी, किंतु उनकी माता भुवनेश्वरी देवी गृह कार्य में इतनी निपुण थी कि घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं होने देती थी। मेघनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव की प्राथमिक पाठशाला में हुई। 1913 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीएससी पास की। मेघनाथ ने 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से गणित में एमएससी परीक्षा प्रथम श्रेणी और द्वितीय स्थान सहित उत्तीर्ण की। 1923 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर आशुतोष मुखर्जी ने मेघनाथ साहा को विश्वविद्यालय के गणित विभाग में प्रवक्ता नियुक्त कर दिया। 1920 में साहा एक वर्ष जर्मनी में रहे। वह समय था जब आइंस्टाइन, प्लैंक, सोमरफेल्ड और अपने युग के बहुत से महान यूरोपीय भौतिक वैज्ञानिकों के संपर्क में वो आए। फिर उनके साथ जीवन भर इस संपर्क को बनाए भी रखा। सन 1923 में साहा ने कलकत्ता छोड़ दिया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भौतिकी विभाग का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। डॉक्टर साहा के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1950 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस के अहाते में प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स रखा गया। 1920 में डॉक्टर साहा ने ज्योतिष शास्त्र की महान खोज की। उसमें उन्होंने बड़ी ख्याति पाई। डॉक्टर साहा प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रदरफोर्ड और बोर के सिद्धांतों का उपयोग तारकीय वर्णक्रमों का भेद जानने के लिए किया। साहा का अगला कदम इस प्रकार के मिश्रण पर को विख्यात गैसों के गतिज सिद्धांत और तापगणित के नियमों को लागू करना था।
होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में हुआ। इनके पिता जहांगीर भाभा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त मुंबई के एक प्रसिद्ध वकील थे। टाटा एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने काम किया था। भाभा की माता मेहराना पेटिट परिवार की थी। उनके पितामह मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी थे। बालक होमी को नींद बहुत कम आती थी। माता पिता उनकी इस अवस्था से चिंतित रहा करते। अनेक विशेषज्ञों से उनकी जांच करवाई। बहुत समय तक निंद्रा न आने के कारण चिकित्सक खोज ही नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें भाभा के माता पिता को आश्वस्त किया कि आपके बच्चे के स्वास्थ्य में कोई खराबी नहीं है। दरअसल यह बालक इतना तीक्ष्ण बुद्धि का है कि विचारों का प्रवाह उसके मस्तिष्क में निरंतर जारी रहता है। चिकित्सक से जानकारी मिलने पर माता पिता ने भाभा का ध्यान विज्ञान की ओर आकर्षित कर उन्हें सारी सुविधाएं देना आरंभ किया। आइंस्टीन इस शताब्दी के महान वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके सापेक्षता के सिद्धांत को समझना अच्छे अच्छे के बस की नहीं था। भाभा ने केवल 15 वर्ष की आयु में उनकी सापेक्षता से संबंधित पुस्तक पढ़ डाली और उसे काफ़ी हद तक समझ भी लिया। भाभा की भौतिक शास्त्र में रुचि थी। गणित उनको प्रिय विषय था, किंतु पिता चाहते थे बेटा इंजीनियरिंग करे और इसीलिए उन्होंने पिता की आज्ञा को सम्मान दिया। उच्च शिक्षा हेतु कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के लिए वो रवाना हुए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उपाधि उन्होंने 1930 में प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। इसके बाद सैद्धांतिक भौतिकी में शोध छात्र के रूप में उन्होंने अध्ययन जारी रखा। भाभा ने कॉस्मिक विकिरण थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स व क्वांटम थ्योरी के रूप में भौतिक शास्त्र को मौलिक योगदान दिया। 13 मार्च 1944 को उन्होंने दोराबाजी टाटा ट्रस्ट के नाम एक पत्र लिखा। कहा, दो शताब्दियों के बाद जब अणु शक्ति की मदद से सफलतापूर्वक विद्युत शक्ति प्राप्त कर उसका प्रयोग किया जाने लगेगा, भारत को उसके विशेषज्ञों की विदेशों में खोज नहीं करनी पड़ेगी। वे भारत में ही उपलब्ध होंगे। यह पत्र भाभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में अणुबम डाले जाने के ठीक 1 वर्ष बाद लिखा। इसके बाद अप्सरा, साइरस, जेरेलिना ये तीनों रिएक्टर ट्राम्बे के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने विदेशी मदद से बनाए। तीनों रिएक्टरों की स्थापना का श्रेय पूर्ण रूप से भाभा को है। इसके पश्चात उन्होंने अणुशक्ति विद्युत संयंत्रों की योजना में हाथ डाला और उसमें भी सफलता हासिल की। 24 जनवरी 1966 को वह दुखद दिन आया कि उनके विमान में कंचनजंगा, जिसमें भाभा सफ़र कर रहे थे, माउंट ब्लॉक में बर्फीले तूफान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भाभा को देश की श्रद्धांजलि के रूप में 12 जनवरी 1967 को ट्राम्बे के अणु शक्ति प्रतिष्ठान को भाभा आणविक शोध केंद्र नाम दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म मद्रास के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ याशियम्मा एक आदर्श जीवन संगिनी थी। उनके माता पिता को समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। वे कई बच्चों में से एक थे। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना उनका घर चूने पत्थर व ईंट से बना हुआ था। उनके पिताजी ने जब पहले लकड़ी की नौकाएं बनानी शुरू की तो वो 6 साल के ही थे। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की शादी डॉक्टर कलाम की बड़ी बहन जौहरा के साथ हो गई। डॉक्टर कलाम के बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। उन्हें वह स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी कह सकते हैं। दूसरे जिस व्यक्ति का उनके बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वो उनके चचेरे भाई शमशुद्दीन थे।
वे रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। दिनमणि अखबार की मांग सबसे ज़्यादा होती थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो कलाम ने उनकी जगह उनके साथ अखबार के बंडल ठेलने और बंडलों को उठाने का काम साझा किया, उनका सहयोग किया। इसके पश्चात स्कूलिंग उनकी छोटे से स्कूल से हुई और फिर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में बीएससी करने के बाद महसूस किया कि भौतिकी उनका विषय नहीं है, उनको तो इंजीनियरिंग करनी है। और इस प्रकार उन्होंने एमआईटी से प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलोर वो चले गए। उन्होंने नासा से अपनी रिसर्च पूरी की और भारत वापस आकर न केवल मिसाइल के क्षेत्र में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी महारत हासिल की। उन्होंने अग्नि, आकाश व अन्य कई मिसाइलों का प्रक्षेपण करवाया। उन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है और बाद में भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना। 18 जुलाई 2002 को वो राष्ट्रपति चुने गए।